हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 4 का सेक्शन डी। और जितने सेक्शन है गाला के ए बी सी डी, उन सबकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको इसका सॉल्यूशन करना है और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स हमारी ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सोशल साइंस गाला पेपर 4 सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका रहेगा 20 मार्क्स का। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7। तो ऑप्शन अपना अच्छे खासे हैं अपने पास, 7 में से सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 54 है वो कंपलसरी है क्योंकि वो मैप का क्वेश्चन होता है। तो 4 + 1 इस तरीके से 5 क्वेश्चन हो गए और हर एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का। तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राइट इन डिटेल अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही पूछा गया था और दोनों को साथ में ही पूछा जाता है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बताया था। अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो अगर सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट स्पेस की स्टडी कर रहे हैं, वहां रिसर्च कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी एस्ट्रोनॉमी। लेकिन अगर प्लैनेटरी पोजीशन का असर ह्यूमन लाइफ पे क्या हो रहा है और उसके थ्रू ह्यूमन का फ्यूचर बताना, ये सब किस में आएगा? एस्ट्रोलॉजी में आएगा। ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया टू द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज एज फॉलोज। A systematic study and research of astronomy was undertaken in the ancient universities in India। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी होगी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी होगी, इन सारी यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोनॉमी पर बकायदा स्टडी और रिसर्च की जाती थी। Many treatises were written on astronomy by the ancient scientists and astronomers। यानी कि एस्ट्रोनॉमी पे बकायदा पूरे ग्रंथ लिखे गए हैं। These astronomers study the planet and their movement। फिर celestial and the other constellation and other celestial objects, जितने भी स्पेस के ऑब्जेक्ट हैं उन सबको स्टडी करते हैं, उनकी पोजीशन कब और क्यों चेंज हो रही है। देन डेवलप्ड एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन देयर कैलकुलेशन। और पूरे स्पेस की रिसर्च करने के बाद, जितने भी स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी रिसर्च करने के बाद उनका जो कंक्लूजन होता था उससे फिर वो प्रिंसिपल्स बनाते थे। देन मैथमेटिशियंस आर्यभट्ट डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन हिज बुक आर्य सिद्धांत। तो यहाँ पर आपको आर्यभट्ट की एक और बुक मिल जाती है, आर्य सिद्धांत, जिसमें किसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है? प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी। Then he declared that आर्यभट्ट ने हमको बताया कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होती है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, and that the shadow of the earth on the moon was the reason of lunar eclipse, जिसको हम अजर बहर भी कहते हैं। तो लूनार एक्लिप्स का रीजन क्या है? शेडो ऑफ द अर्थ ऑन द मून। तो जब अर्थ की शेडो मून पर पड़ती है उस टाइम पर होता है लूनार एक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण। ओइंग टू हिज कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी, यानी कि आर्यभट्ट का इतना कंट्रीब्यूशन देखते हुए एस्ट्रोनॉमी में हमारी जो इंडिया की पहली सैटेलाइट थी उसका नाम हमने आर्यभट्ट दिया। ओके, ब्रह्मगुप्त प्रोपाउंडेड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक ब्रह्म सिद्धांत। ये भी 1 मार्क्स के लिए याद रखना है। ये जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमने क्या पढ़ा है कि आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किए, लेकिन उनके डिस्कवर करने से कई सालों पहले ही कौन? ब्रह्मगुप्त ने इसके लॉज ब्रह्म सिद्धांत में लिख दिए थे। क्लियर? तो आइजैक न्यूटन तो बहुत बाद में आया, उससे पहले ही हमारे इंडिया में ये सारी रिसर्चेस हो चुकी थी। वराहमिहिर वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर, इसलिए इसको यहाँ पे हम दोनों जगह पर इनका नाम लिखेंगे। ही रोट पंच सिद्धांतिका एंड प्रोवाइडेड बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो वराहमिहिर ने बेसिक इंफॉर्मेशन किस बुक में दी है? दोनों के बारे में, एस्ट्रोनॉमी भी और एस्ट्रोलॉजी भी। तो नाम है पंच सिद्धांतिका। ही स्टेटेड दैट द इफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स ऑन ह्यूमन बीइंग इन बृहत संहिता। और ये जो प्लैनेट्स के मूवमेंट होते हैं उनका असर ह्यूमन लाइफ में क्या होगा, इसके बारे में पूरी उन्होंने बुक लिखी है। उस बुक का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। क्लियर? ये जो लाइन है वो आप यहां पर भी लिख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में। नाउ वराहमिहिर वाज अ ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर। ही हैड रिटन बृहत संहिता ऑन एस्ट्रोलॉजी। ओके, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो उन्होंने बुक लिखी है वो है बृहत संहिता। वराहमिहिर हैड डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी। अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वराहमिहिर ही ज्यादा आपको देखने मिलेंगे और इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तंत्र, होरा और संहिता। ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन।
ही स्टेटेड द इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स ऑन मेन्स फ्यूचर, तो प्लैनेट की पोजीशन का असर मेन के फ्यूचर में क्या होगा वो सब बताया है। ही स्टेटेड द ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल, द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि जो मुहूर्त होता है उसको कैसे निकालना है, क्या सही टाइम है पॉन्ड्स, वेल या गार्डन बनवाने का, एंड गुड ओमेन फॉर सोइंग, और बीज बोने का सही मुहूर्त क्या है जिससे पूरी फसल सक्सेसफुल हो। तो ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी में आती हैं और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर वरामिहिर का है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इतना ही है, बहुत छोटा आंसर है, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन है आंसर एज रिक्वायर्ड, तो यही पूछा है व्हाट आर द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर्स। तो इंडियन कल्चर का यूनिक फीचर क्या है कि इट इज वेरी वास्ट एंड हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस यानी कि बहुत सारे मल्टीपल कल्चर्स को मिलकर बना है। देन इट इज ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजन, ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। हमारे जितने ट्रेडिशंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं साइंस होता ही है, इसलिए बोले इट इज अ ब्लेंड ऑफ साइंस, रिलीजन और ट्रेडिशनल वैल्यूज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। टॉलरेंस एंड इक्वालिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन इज विजिबल इन इंडियन कल्चर, क्योंकि यहाँ पे हर एक रिलीजन के लोग साथ में रह रहे हैं, तो ये बताता है कि इंडिया टॉलरेंस है, इक्वालिटी में बिलीव करता है। देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, कितने सारे रिलीजन है, तो रिलीजन में डाइवर्सिटी है, लाइफस्टाइल में डाइवर्सिटी है और वैल्यूज में भी, लेकिन स्टिल वी ऑल लिव टुगेदर, हाउएवर ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड। दस यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। वैसे तो ये 1 मार्क्स में ही पूछना चाहिए कि यूनिक फीचर क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। ओके चलो दूसरा पूछा है कि व्हाट डज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन, सो यू हैव टू जस्ट राइट द डेफिनेशन। साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ दैट सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस आपको थ्योरेटिकल सारी चीजें बता देगा, लेकिन उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करना, उसी को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारे ऐप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके ये सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके चलो, क्या है, राइट अ नोट ऑन वर्ल्ड मार्केट इन इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें आपको क्या लिखना है, ग्लोबलाइजेशन में एक टॉपिक है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो उसी इम्पैक्ट को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा हमने देखने को मिला था, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर ही हमारा अच्छा था, तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगे थे। ओके सो वर्ल्ड मार्केट एंड इंडियन एग्रीकल्चर, ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग वेज। First, as the government of India has accepted the policy of globalization, the process of import-export has been made simpler. पहले बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था कोई भी चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जिसकी वजह से कॉटन, चिलीज, फिर सीसम एसेट्रा ऑफ गुजरात आर सोल्ड इन चाइनीज मार्केट। हमारे गुड्स चाइनीज मार्केट में यानी कि वर्ल्ड मार्केट में जा रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट की जो चीजें वो इंडियन मार्केट में आ रही है। तो ये जो एक्सचेंज पॉसिबल हुआ ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ। एंड वेरियस फ्रूट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सोल्ड इन इंडिया, है ना। कितने सारे यहाँ के फ्रूट्स नहीं होते, वो बाहर के फ्रूट्स है, लेकिन फिर भी इंडिया में मिल रहे हैं। रीजन ग्लोबलाइजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से। अंडर द सर्कमस्टेंसेस, प्रोपोर्शन, टाइप एंड फॉर्म ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स हैव चेंज्ड। देखो अगर हमारा कॉम्पिटिटर अच्छा है तो हम जो गुड्स होंगे वो उसके हिसाब से ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारे गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में गए तो हमको पता है कि हमको प्राइस भी सही रखना है और क्वालिटी भी सही रखना है, तभी जाके हमारे मार्केट में गुड्स चलेंगे। और इसी रीजन की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन करने का तरीका था, जो प्रोपोर्शन था, वो सब हमने चेंज किया और कंपीट कर सके ग्लोबल मार्केट से, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हमने बनाए। Then on our farm products have to enter into competition with the same brand of foreign products. हमारे प्रोडक्ट्स और दूसरे वही प्रोडक्ट लेकिन फॉरेन ब्रांड की, तो कंपटीशन हो रहा है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इट हैज बिकम नेसेसरी टू गेट पेटेंट फॉर अवर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स टू बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ अवर नेशन। मान लो यहाँ के केसर आम बहुत फेमस है ना, लेकिन पता कैसे चलेगा ये कहाँ के हैं? तो अगर पेटेंट ले लिया जाए, अगर पेटेंट ले लिया जाए कि केसर आम जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के, इंडिया के बेस्ट होते हैं, तो इस तरीके से हमारा पर्टिकुलर वो जो प्रोडक्ट है वो पूरे मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में फेमस हो जाएगा, पेटेंट लग जाएगा, रजिस्टर हम कर देंगे हमारे कंट्री के नाम पर। देन ओनली इंडिया कैन सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन। अगर ऐसे ही दे दिए बिना किसी पेटेंट के, ऐसे ही जा रहे हैं, तो किसी को हाईलाइट नहीं होगा कि ये जो इतना अच्छा प्रोडक्ट है इंडिया से आ रहा है। अगर हाईलाइट करवाना है, अपना इंपॉर्टेंस बताना है, तो उसको पेटेंट कर लो ताकि सबको पता चले कि ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिया का है।
तभी हम कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएंगे और हमारा नेशन डेवलप करेगा। विद द हेल्प ऑफ लार्ज ह्यूमन लेबर, हमारे पास ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न इक्विपमेंट, इन सब अगर ये सारी चीजें मिल जाए तो इंडिया कैन डेवलप इजीली। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द कॉस्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी सीड्स, अभी देखो हाइब्रिड सीड्स हो गया, इतना सारा केमिकल फर्टिलाइजर पैसे सब यूज होता है एग्रीकल्चर में, तो हाईली जेनेटिकली मॉडिफाइड ये जो सीड्स होते हैं, ये HYV सीड्स आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल बीज बोओगे ना, तो जैसे अनार है, ठीक है, आपने नॉर्मल बीज से बोआ तो उसमें हो सकता है कि 5-10 अनार आए, लेकिन अगर वो हाइब्रिड सीड होगा या HYV सीड होगा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी सीड्स अगर होगा, तो उसी पेड़ में 5-10 की जगह आपको 20-25 देखने को मिलेंगे, ये फर्क होता है। फिर sold by multinational companies are now available in India. This has resulted in expensive agriculture, although the production of cotton and maize has increased due to these seeds. इसकी वजह से अब देखो इनपुट्स जो हम डाल रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर में वो इतने महंगे हैं, तो एग्रीकल्चर का कॉस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये सारी सीड्स की वजह से हमारा कॉटन और मेज का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, चलो। In order to face the stiff competition of farm products in the global market, India will have to implement new technology. अगर कंपटीशन में टिके रहना है तो जमाने के हिसाब से चलना रहेगा, पुरानी टेक्निक्स यूज करेंगे तो हम कंपटीशन में नहीं टिक पाएंगे। नई टेक्नोलॉजी हो गई, फिर कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है तो क्वालिटी भी अच्छी रखनी है। वेल प्लान स्टेप विल हैव टू बी टेकन फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। तो किस तरीके से एग्रीकल्चर को आगे लेकर जाना है, इसके लिए वेल प्लान स्टेप उठाने होंगे, और एग्रीकल्चर से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब का वेलफेयर हो, ये भी ध्यान में रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 इज राइट इन डिटेल अबाउट एनी 2 ऑयल सीड्स क्रॉप इन इंडिया। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, सनफ्लावर, सोयाबीन, कस्टर्ड, लिंसीड एक्सेट्रा, ये सब अलग अलग पार्ट्स में उगाई जाती है, ये सारी ऑयल सीड्स है। और जो कोकोनट है उसका कर्नल, उससे भी ऑयल निकलता है, पता होगा कर्नल यानी कि जो अंदर का होता है, जब वो सूख जाता है फिर उसको क्रश करते हैं, उससे ऑयल निकलता है। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, कोकोनट आर यूज मैक्सिमम टू गेट एडिबल ऑयल। सबसे ज्यादा जो तेल खाया जाता है इंडिया में वो है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम और कॉटन। रिसेंटली सनफ्लावर और कॉटन सीड का जो यूज है वो बढ़ चुका है। पहला हम बात करेंगे ग्राउंडनट की। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल ऑयल सीड्स। This crop requires black fertile loamy and sandy lava soil which does not retain water. Retain यानी कि ऐसी soil इसको चाहिए जो ज्यादा पानी ना सोखती हो। ओके, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। ये खारिफ क्रॉप है लेकिन समर में भी ग्रो की जा सकती है, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी हो, तो ये जायद क्रॉप भी हो गया। इट इज प्रोड्यूस मोर इन गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट का अगर मैप में आया तो आप गुजरात ही टिक करना। सबसे ज्यादा ग्राउंडनट का प्रोडक्शन इंडिया में गुजरात में होता है। ग्राउंडनट इज प्रोड्यूस इन गुजरात में कहाँ का? जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। सारे नहीं, आप 2-3 याद करके ETC लिख सकते हैं। द एडिबल ऑयल मेड फ्रॉम ग्राउंडनट इज यूज मोर इन गुजरात। और सींग तेल सबसे ज्यादा गुजरात में ही यूज होता है। नाउ दूसरा ऑयल सीड की हम बात करें तो वह है सीसम यानी कि तिल। और जितने भी ऑयल सीड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट सीसम में होता है। दिस क्रॉप इज डिपेंडेंट ऑन रेन, सो इट इज खारिफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड इज ग्रोन एज विंटर क्रॉप इन साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में ये खारिफ क्रॉप है यानी कि मॉनसून में उगाते हैं, और साउथ इंडिया में विंटर क्रॉप है यानी कि रबी क्रॉप। ठीक है, विंटर सीजन में उगाते हैं साउथ इंडिया में, तो वहां पे रबी क्रॉप हो जाएगा। इट इज ग्रोन इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स बट गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, MP आर इट्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स। ओके, गुजरात इज लीडिंग इन प्लांटेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ सीसम इन इंडिया। अगेन तिल में भी गुजरात रैंक्स फर्स्ट। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ग्रोज मैक्सिमम सीसम इन गुजरात। और गुजरात में भी सबसे ज्यादा बनासकांठा में तिल का प्रोडक्शन होता है। और सीसम कंटेन्स मैक्सिमम ऑयल कंटेंट अमंग ऑल ऑयल सीड्स। ये मैंने आपको बताया, कंटेन्स मैक्सिमम ऑयल कंटेंट अमंग ऑल ऑयल सीड्स। इंडिया एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम सीसम इन दी वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा तिल कौन एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में? इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया की ये रैंक याद रखना, मैक्सिमम सीसम एक्सपोर्ट कौन करता है? इंडिया। नाउ 51 क्वेश्चन है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बीपीएल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बस वही बताने हैं। सबसे पहले इनएबिलिटी टू गेट 2 मील्स अ डे, दिन में 2 वक्त का खाना मिलना इनको मुश्किल होता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, एज सच फोर्स टू लिव इन शैबी एंड स्लम एरियाज। ड्वेलिंग यानी कि रहने की जगह उनके पास नहीं होती है, तो इनको मजबूरी में स्लम एरियाज, शैबी यानी कि जहां गंदगी ज्यादा होती है, ऐसे एरियाज में रहना पड़ता है। इनकम इनएडिक्वेट टू मीट द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर, इनकी इनकम इतनी नहीं होती है कि इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, इतने खर्चे ये उठा ही नहीं सकते। और ज्यादातर बीपीएल लोग कैसे होते हैं, इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। इनका लाइफ स्पेन जो होता है वो नेशनल एवरेज लाइफ स्पेन से कम है। क्यों? क्योंकि इनकम नहीं है तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इनको एडुकेट न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाते, इसलिए इनकी एज क्या होती है, कम होती है। हाई डेथ रेट ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, भूखमरी यहाँ देखने को मिलेगी। न्यूट्रिशियस फूड पूरा नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, और इस वजह से इसको ट्रीट करने के लिए पैसे भी नहीं है, तो डेथ रेट यहाँ पे ज्यादा होती है। लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड विच अकाउंट्स फॉर हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, बच्चे जब पैदा होते हैं उस टाइम पे कितने मर जाते हैं, तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड की कमी होती है। तो अगर मदर ही हेल्दी नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे सर्वाइव कर पाएगा। फिर चाइल्ड लेबर इज फोर्स्ड अपॉन द फैमिली। अब फैमिली को कैसा कि जो बच्चा आया है उससे थोड़ा काम करवाया जाए ताकि वो हमारी फैमिली में थोड़ा ही सही लेकिन इनकम ला सके, तो चाइल्ड लेबर यहाँ पे भी मजबूरी हो जाती है। ठीक है, नाउ 52 नंबर है, एक्सप्लेन एग्रो बिजनेस पॉलिसी एंड इनाम स्कीम। तो एग्रो बिजनेस और इनाम क्या है। एग्रो बिजनेस, द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज डिक्लेयर्ड एग्रो बिजनेस पॉलिसी इन, ईयर याद रखिएगा 2016। इट proposes to provide employment to 10 lakh people by setting up agro processing units in the state। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का यहाँ पर बोला गया है, तो 10 लाख पीपल। किस तरीके से, ये एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप करेंगे, तो लोगों की जरूरत होगी जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, तो स्टेट में एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने से 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है। इट ऑल्सो प्रपोजेस टू एक्सपोर्ट प्रोसेस्ड एग्रो प्रोडक्ट्स विच विल जनरेट सफिशिएंट इनकम एंड रिड्यूस पॉवर्टी। और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो इनके द्वारा बनाए जाएंगे उनको ये एक्सपोर्ट करेंगे। अब जब एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता है, अगर पैसा ज्यादा मिलेगा तो इनकी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर इनकम बढ़ेगी तो दे कैन इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पॉवर्टी से बाहर भी आ सकते हैं। ओके, नाउ ई नाम, ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, नाम का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ऑनलाइन सारी बिडिंग कर देनी है। जैसे फार्मर्स क्या करते हैं, अपना जब प्रोडक्ट्स बेचने जाते हैं तो जो मीडिएटर्स होते हैं उनकी वजह से उनको सही प्राइस नहीं मिलता, पर अगर जो फार्मर्स हैं वो सीधा अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन डाल दें कि हमने इतना इतना प्रोडक्शन किया और हमारा रेट ये है, तो ऑनलाइन बिडिंग होती है। ठीक है, जिसकी वजह से चीटिंग नहीं होती फार्मर्स के साथ। Under this scheme, the farmers enlist their product and the buyers are पुट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। जैसे car-देखो.com है, उसमें आप जाओगे तो सारी कार्स मिलेंगी, आप एक मैसेज करोगे तो वहां से भी आएगा, है ना। इस तरीके से ये है जहां पे फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, फिर जिसको जो चाहिए होगा वो प्राइस पर तो वो बिड करता है कि मैं इतने में खरीदूंगा, मैं इतने में खरीदूंगा, और जहां पर फार्मर को सही लगता है, उसको प्राइस मिल रहा है तो वहां फार्मर बेच सकता है। तो जो मीडिएटर्स है वो पूरे हट गए इसकी वजह से। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फार्मर का हो जाता है खरीदने वाले से, वरना मीडिएटर्स क्या करते हैं, इनसे लेंगे 10 रुपए का और बेचेंगे 20 रुपए का, तो पूरा प्रॉफिट तो मीडिएटर ही कमा गए, फार्मर्स को तो कुछ मिला ही नहीं। Thereby intermediaries are eliminated। जितने भी मीडिएटर्स हैं वो सब हट जाते हैं। The farmers get remunerative price due to competition among the buyers। अब इसकी वजह, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है, फार्मर ने प्रोडक्ट रखा है, उसको मिनिमम चाहिए 50 रुपए, ठीक है, तो एक ने बोला कि मैं 55 में खरीदूंगा, पर किसी दूसरे को खरीदा, उसने बोला मैं 60 में खरीद लूंगा, इस तरीके से, फिर कोई बोल रहा है मैं 65, 70, इस तरीके से कंपटीशन बायर्स के बीच चल रहा है कि उनको वो प्रोडक्ट खरीदना है। इसकी वजह से क्या होगा कि फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट की सही प्राइस मिल जाएगी। ओके, चलो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा
गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन करप्शन एज एन एंटी सोशल एक्टिविटी, और करप्शन की ग्लोबल प्रॉब्लम है। वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दी है जो कि आपको एज इट इज लिखनी होगी। द मिसयूज ऑफ पब्लिक पोजीशन फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स, खुद के फायदे के लिए अपनी पोजीशन और पावर का इस्तेमाल करना इज करप्शन। The origin of the corruption can be traced to the misuse of public position held by the high-up individuals who oblige the lesser ones in return of monetary consideration. Corruption की शुरुआत हम कह सकते हैं किसने की, जो ऑलरेडी हाई पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो पैसे के बदले में किसी को भी वो पोजीशन दे देते हैं। देखो, oblige the lesser ones, oblige यानी कि वो ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं जो उस पोजीशन के लायक भी नहीं है, लेकिन क्यों? इन रिटर्न ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन, पैसा दो काम हो जाएगा, इस तरीके से। नॉट ओनली हायर अप ऑफिशियल्स बट लोअर लेवल एम्प्लॉइज इवन एट द विलेज लेवल इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, हाउएवर द करप्शन इज अ लेसर वन। देखो, सिर्फ हाई इंडिविजुअल लेवल यानी कि हाई पोजीशन पर ही नहीं, एकदम लोअर लेवल पर भी हमको करप्शन देखने को मिलेगा, विलेज लेवल पर भी। इसका एग्जांपल है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ये जो पीडीएस स्कीम है ये पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है तो इसका फायदा गरीबों तक नहीं पहुंच सकता। जो ऊपर हाई ऑफिशियल है या फिर गवर्नमेंट से इतना पैसा आया कि गांव में ये काम के लिए, पर्टिकुलर कोई स्कीम के लिए इतने पैसे दे दिए, लेकिन क्या सच में गांव में उतने पैसे पहुंचे? या जितने बीच बीच में आए वो सबने पैसे खा लिए? तो ये होता है। तो करप्शन हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक हर जगह देखने को मिलेगा। करप्शन हैज परवेडेड एवरी सेक्टर, परवेडिंग यानी कि हर जगह पर प्रेजेंट है इन द इंडियन सोसाइटी, फ्रॉम एजुकेशन टू इलेक्शन, पढ़ाई लिखाई से लेकर इलेक्शन तक, फिर एम्प्लॉयमेंट टू ट्रांसफर एंड प्रमोशन। जो सही करने जाता है, तो आपने मूवीज में भी देखा होगा, अगर वो आईपीएस ऑफिसर है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, या तो उसको रस्टिगेट कर देते हैं अगर वो इसके खिलाफ कुछ बोलता है। तो ये सारी चीजें। हाँ, प्रमोशन यानी कि इलेक्शन के टाइम पर अगर सामने वाला आपकी सारी चीजें दबाने के लिए तैयार है, आपने जो भी गलत काम किए हैं वो सब वो किसी को नहीं बताएगा या सब उसको दबा देगा, तो फिर उसको प्रमोशन दे देना। इस तरीके से लालच दे दे के गलत काम को दबाए रखना, ये भी करप्शन का हिस्सा हो गया। देन मॉनेटरी कंसिडरेशन इज साउट फॉर एवरी फेवर फ्रॉम गिविंग मॉनेटरी कंसिडरेशन यानी कि हर चीज में पैसे की बात करना। फिर चाहे वो किसी बच्चे को एडमिशन देना हो स्कूल में तो डोनेशन हो गया, कैपिटेशन फीस हो गया, मेकिंग कैंसलेशन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज। देखो, या तो एम्प्लॉइज को रेस्टिगेट कर देना या उनका ट्रांसफर करवा देना अगर वो ज्यादा बीच में बोल रहे हैं तो। करप्शन इज गिविंग एंड टेकिंग मनी, पैसे लेना और देना दोनों ही करप्शन कहलाएगा। गिफ्ट्स हो गया, फिर प्रेजेंट्स फॉर डूइंग आउट फेवर्स, इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन इन फेवर ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। जिस पोजीशन पे आप हो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपके सारे डिसीजन ना वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर पर बेस्ड होने चाहिए, लेकिन वेलफेयर को साइड में रखकर अगर सिर्फ अपना सोचेंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, रिलेटिव्स का फायदा किसमें, आपके फ्रेंड्स का फायदा किसमें, फैमिली का फायदा किसमें, सिर्फ यही सोच के अगर डिसीजन लिया जाएगा, दैट इज करप्शन। द मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रॉमिस फॉरेन ट्रिप्स, costly gifts for prescribing certain medicine. Even the judges seek consideration for acting in an impartial manner. Judgment दे दी हो तो अगर ज्यादा पैसा खिला दिया तो वो पार्शियल जजमेंट दे देते हैं, सही गलत नहीं देखते। अगर उनके पास पैसा आ गया है तो गलत का भी साथ दे देंगे। ये सब करप्शन में आता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इंडल्ज इन करप्शन टू फाइनेंस देयर इलेक्शन कैंपेन एंड टू कैप्चर पावर। पावर कैप्चर करने के लिए वो इलेक्शन में इतना सारा पैसा डाल देते हैं और यहीं पे चालू होता है फिर करप्शन। किसके लिए? जस्ट टू हैव पावर। ओके, नाउ
Crores of people are offered to win over the legislators, members of parliament to support या oppose particular legislation or particular political party. करोड़ों रुपए लोगों को दिए जाते हैं या तो उस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए या फिर उनके जो अपोजिशन है उनके खिलाफ जाने के लिए, है ना। द बिजनेसमैन एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफर ब्राइब्स टू ऑब्टेन लाइसेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसका लाइसेंस नहीं मिल सकता या फिर प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इतना सब कौन करे, सीधा पैसे खिलाए और लाइसेंस ले लिया। ये सब बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं। डिक्लाइन इन मॉरल वैल्यूज। अब इन सब का असर यानी कि करप्शन का असर सोसाइटी में क्या होता है, तो हमारी मॉरल वैल्यूज डिग्रेड हो जाती हैं, एथिक्स डिग्रेड हो जाते हैं, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है, फिर लॉस ऑफ फंड्स एंड फेथ इन गवर्नमेंट से भरोसा उठ जाता है, ऑनेस्ट पीपल एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन, और सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फंसता कौन है, ऑनेस्ट पीपल, क्योंकि वो करप्शन कर नहीं सकते तो इसलिए वो लोग फंस जाते हैं। इनजस्टिस एंड ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सीधा सीधा वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि आपके हक जो है उसको छीना जा रहा है विद करप्शन। इनजस्टिस, then extravagant lifestyle of the corruption. Crores of people are offered to win over the legislator, members of parliament to oppose या support particular legislation or particular political party. देखो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं किस लिए, कोई एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए या कोई एक पार्टी को अपोज करने के लिए, है ना। लोगों को पैसे दे दिए जाते हैं कि आप सिर्फ इसको ही वोट देना या फिर दे दिए जाते हैं कि इनको वोट मत देना, है ना। तो फिर यहां क्या हो रहा है, करप्शन हो रहा है किसके लिए, पावर के लिए। द बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफर ब्राइब्स टू ऑब्टेन लाइसेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट बहुत मुश्किल से मिला तो पैसे खिला के कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। फिर कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता, प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो फिर क्या किया, पैसे खिलाए और लाइसेंस ले लिया। देन इन सब का असर हमारी सोसाइटी में क्या पड़ता है, हमारी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो डिग्रेड होती हैं, एथिक्स कम होते हैं, जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा इकोनॉमी में जनरेट होता है, हमारे फंड्स यानी कि गवर्नमेंट का जो पैसा है वो इन सब करप्शन में ही जा रहा है और हमारा गवर्नमेंट से भरोसा उठ जाता है। और फंसता कौन है सबसे ज्यादा, ऑनेस्ट पीपल। इनजस्टिस एंड बैलेंस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पूरा यानी कि वो कहीं पर भी जस्टिस सॉर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि हर लेवल पर अगर करप्शन है तो आप कहां तक जाओगे। और दूसरा आपके ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल ऑफ द करप्ट, और जो करप्ट है उनकी आप लाइफस्टाइल देखो तो, है ना, इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि इनको देख देख के भी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट पे भरोसा करने जैसा नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा है, हमारी नेशन की इमेज डाउन हो रही है, हमारा जो भरोसा है एडमिनिस्ट्रेशन से वो उठता जा रहा है। सो आर सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ करप्शन व्हिच डैमेज द इमेज ऑफ द नेशन। क्लियर है। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 54 जो कि हमारा मैप है। कंपलसरी रहता है ये, 4 मार्क्स आपको पूरे के पूरे इसमें लाने हैं। कैसे मैप रिप्रेजेंट करना है तो आप देख लेना, ये लिस्ट बनानी जरूरी होती है। पहला है 1 रीजन ऑफ रेड सॉइल, तो रेड सॉइल यहाँ पे पूरा अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, मेघालय छोड़ देना और ये आसाम छोड़ देना, बाकी जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना वहां पे रेड सॉइल है। फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है तो उत्तराखंड में है। डन। फिर वीट, सबसे ज्यादा वीट कहाँ प्रोड्यूस होता है, ऐसे तो हर जगह होता है लेकिन हम पंजाब को वीट बोल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो पंजाब में वीट कर दिया। फिर 1 रीजन ऑफ आयरन एंड स्टील, भद्रवती, जमशेदपुर, बोकारो, इन तीनों में से किसी एक को करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे तीनों बताया। भद्रवती कहां पर है, कर्नाटका में है, जमशेदपुर और बोकारो दोनों झारखंड में है। ठीक है, तो ये रहा कर्नाटका, भद्रवती, ये झारखंड है, तो ये जमशेदपुर हो गया और ये बोकारो हो गया। अब लिस्ट बनाया है सॉइल को इस लाइन से, तो यहाँ पे ऐसे लाइन करके रेड सॉइल लिख दिया। वो नेशनल पार्क है तो ये सिंबल बना के नेशनल पार्क। फिर वीट को उस तरीके से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ सिंबल बना के वीट प्रोड्यूसिंग रीजन। और लास्ट में है ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री, तो उसको प्लस से मैंने बताया तो यहाँ पे प्लस करके आयरन और स्टील इंडस्ट्री। क्लियर, समझ में आया। तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 4 का सेक्शन डी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।